नमस्कार मित्रों, आज हम मुद्रा अर्थशास्त्र इस विषय के संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर अनिल रामटेके, एसोसिएट प्रोफेसर जीएस कॉमर्स कॉलेज वर्धा द्वारा आज के ऑनलाइन लेक्चर में बीकॉम थर्ड सेमिस्टर हिंदी छात्र के विद्यार्थियों को, हिंदी छात्रों को मैं मुद्रा अर्थशास्त्र के बारे में अवगत कराऊंगा। मुद्रा अर्थशास्त्र का सिलेबस मैं क्रमता में स्टेप बाय स्टेप आपको दे दूंगा। मैं फर्स्ट यूनिट पर बात करूंगा। यह फर्स्ट यूनिट है। नागपुर विद्यापीठ आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उसमें पहले यूनिट में यह संदर्भ दिया है कि मुद्रा अर्थशास्त्र में मुद्रा का स्वरूप एवं मुद्रा का कार्य, मुद्रा का अर्थ परिभाषा, मुद्रा की उत्क्रांति, उसको ऐतिहासिक पार्श्वभूमि, मुद्रा की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि कहते हैं, मुद्रा का वर्गीकरण, मुद्रा का महत्व, मुद्रा का स्वरूप, मुद्रा के गुण दोष, मुद्रा परिमाण, मुद्रा के कार्य, मुद्रा परिमाण सिद्धांत जो फिशर द्वारा दिया गया मुद्रा परिमाण सिद्धांत, उसी को हमें अध्ययन करना है। मुद्रा के पत्र मुद्रा के प्रकार, पत्र मुद्रा के प्रकार, उनके गुण दोष, उसको धातु मुद्रा कहते हैं, धातु मुद्रा के प्रकार। तो चलो मैं अभी इस पहले यूनिट के पहले टॉपिक पर मैं बात करूँगा। मुद्रा परिभाषा, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की उत्क्रांति, ऐतिहासिक पार्श्वभूमि कहते हैं। तो कई बार हमें अंग्रेजी भाषा में जो मनी शब्द का जो प्रयोग करना पड़ता है वो लैटिन शब्द से मोनिटा इससे बना हुआ है, उसको मनी कहते हैं। जो रोम की देवी जिसे जुनो देवी कहते हैं, जुनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और उन देवी को, जुनो देवी को ही मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। जुनो देवी को मोनेटा के नाम से पुकारा जाता था। इसके अतिरिक्त लैटिन भाषा में जो मुद्रा के लिए पेक्यूनिया इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। पेक्यूनिया, जो रेलवे में कर्मचारी को पेक्यूलर कहते हैं, पेक्यूलर पेमेंट करता है, पेक्यूलर, तो उसमें पेक्यूनिया शब्द से उसको प्रयोग किया जाता है। जो पैकस, PCUS, पेकस से बना हुआ है, जिसका अर्थ पशुधन, उसको पशुधन कहते हैं। और पुरातन सभ्यताओं में पशुओं को मुद्रा के रूप में भी काम में लाया जा करते थे। इस प्रथा को अत्यधिक प्रचलित उस जमाने में हो रही थी, जो आज की दृष्टि से मुद्रा शब्द को पत्र मुद्रा के रूप में या डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में हम अभी वर्तमान स्थिति में कहते हैं। जो प्लास्टिक मनी जिसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो अन्य कई कार्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजैक्शन, इसके द्वारा भी मनी को अवगत कराते थे। बैंकिंग द्वारा, जैसे चेक द्वारा, जो चलन का प्रमाण चेक द्वारा जो व्यवहार किया जाता है या धनादेश द्वारा, तो वो भी एक मुद्रा के रूप में माना जाता है। तो अभी जैसे कि क्रिप्टो करेंसी आई है, क्रिप्टो करेंसी को भी मुद्रा की स्वरूप में, मुद्रा की अत्यधिक मुद्रा या तांत्रिक मुद्रा टेक्नोलॉजी कहते हैं, नई तंत्र प्रणाली में जो मुद्रा का जो रूपांतर हुआ है वो क्रिप्टो करेंसी में हुआ है। तो मुद्रा की परिभाषा हम जानेंगे। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिभाषा अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित की है, जिसमें हम कहते हैं कि मुद्रा की परिभाषा प्रकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषा, इसमें सामान्य स्वीकृति पर परिभाषा दी गई है। जैसे मार्शल, रॉबर्टसन, सेलिगमन इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने सामान्य स्वीकृति पर उसकी परिभाषा दी गई है। मुद्रा की परिभाषा वर्णनात्मक परिभाषा में भी कोलबर्न, हिटलसी, नोगारो ऐसे अर्थशास्त्रियों ने वर्णनात्मक परिभाषा मुद्रा की गई। जैसे वैधानिक परिभाषा, उसमें नैप और हार्ट्रे ऐसे, विदर्स या क्राउथर ऐसे अर्थशास्त्रियों ने भी
उसमें वैधानिक परिभाषा नैप और हार्टरे के अनुसार की गई है। और विस्तारित आधार पर अगर मुद्रा को अध्ययन किया जाए तो मुद्रा का अध्ययन अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने किया है, जिसमें संकुचित मुद्रा का दृष्टिकोण परिभाषित किया है, वो है रॉबर्टसन द्वारा संकुचित मुद्रा का दृष्टिकोण दिया है। उसमें उदार दृष्टिकोण से अगर मुद्रा का विवरण दिया है तो वो हार्टली विदर्स के अनुसार मुद्रा का विवरण जो उदार दृष्टिकोण से मिलेगा, देखने को मिलेगा। और उचित दृष्टिकोण से अगर निश्चित परिभाषा की है मार्शल और एली के अनुसार मुद्रा का वर्णन किया गया है। तो प्रकृति के आधार पर दी गई जो परिभाषा है वो दो सामान्यतः दो विभाजन, उसके दो मुद्दों में विभाजन किया है। उसमें सामान्य प्रकृति पर आधारित परिभाषा जैसे केन्स मार्शल, केन्स रॉबर्टसन, सेलिगमन और पिगू, एली, ऐसे अर्थशास्त्रियों ने इन परिभाषा को विस्तारित रूप से दिया है। जैसे मार्शल कहते हैं मुद्रा के रूप में, मार्शल क्या कहते देखिए, मुद्रा में वह सब वस्तुएं सम्मिलित होती है जो किसी समय अथवा स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने और खर्च चुकाने के साधन के रूप में साधारणतः प्रचलित होती दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को मुद्रा परिभाषित मुद्रा का रूप माना है। तो मुद्रा में समय और स्थान के बिना और जांच पड़ताल वस्तु और सेवाओं की जो खरीदते समय वस्तु की जांच पड़ताल करना, और जब उसको वस्तु और सेवाओं को जब पैसों के द्वारा अगर चुकाना है, उसका चुकता करना है, तो वो खर्च चुकाने के साधन के रूप में उसका प्रचलन होना, इस पर मार्शल ने जोर दिया है। केन्स कहते हैं आगे, केन्स कहते कि मुद्रा वह मुद्रा है जिसे देकर, मुद्रा का वहन करके या देकर ऋण तथा कीमतों के प्रसंविदों का भुगतान किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के करार करने पड़ते हैं, प्रसंविदा करना पड़ता है, एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। तो उन प्रसंविदों का भुगतान करते समय जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता हो, ने मुद्रा में क्रय शक्ति का संचय किया जाता है, इस प्रक्रिया को मुद्रा कहते हैं। रॉबर्टसन आगे कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। दायित्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, दायित्व के भुगतान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। सेलिगमन आगे कहते हैं कि मुद्रा वह मुद्रा है, वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। सामान्य स्वीकृति प्राप्त है, यानी सामान्य स्वीकृति कौन देते हैं? सामान्य जनता, विश्व की जनता ने उस मुद्रा को स्वीकृति प्रदान की जानी बहुत जरूरी होती है। जनता द्वारा उसको एक विश्वास निर्माण होना और सरकारी यंत्रणा द्वारा उसको वैधानिक रूप प्राप्त होना, ये भी जरूरी होता है। तो क्राउथर उसके आगे कहते हैं कि मुद्रा ने कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के साधन के रूप में और साथ ही मूल्य के माप और संचय के रूप में स्वीकार की जाती है, उसे हम मुद्रा कहलाते हैं। तो इसमें भी मूल्य के माप और संचय के रूप में मुद्रा को स्वीकारा जाता है। और मुद्रा विनिमय का माध्यम है। जब तक विनिमय नहीं होता, आपस में लेन देन नहीं होती, आपस में कोई प्रसंविदा नहीं होता, दो व्यक्ति के बीच में वस्तु की लेन देन नहीं होती, और वो भी उधार में नहीं, उधार में भी होती है तो उसको विनिमय उधार में भी होता है और नगद में भी होता है। तो इसमें जो सामान्यतः जनता की स्वीकृति में मूल्य का माप और संचय के रूप में मुद्रा को स्वीकृत किया जाता है, उसे मुद्रा कहलाते हैं। एली आगे कहते हैं, प्रोफेसर एली कहते हैं, मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें समाज में सर्वग्राह्यता प्राप्त है, यानी सर्वदृष्टि से समाज ने उसको मान्यता दी है,
ऐसा एली कहते हैं। तो यह थी प्रकृति के आधार पर मुद्रा की परिभाषा है। तो वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषाएं इस प्रकार है। कोलबर्न कहते हैं मुद्रा के रूप में, कोलबर्न मुद्रा के संदर्भ में कोलबर्न कहते हैं, मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मुद्रा को मूल्य का मापक और भुगतान के साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे हिटलसी कहते हैं, यदि कोई वस्तु विशेष मूल्य निर्धारित करना है, यदि कोई वस्तु विशेष मूल्य निर्धारित करने हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करना है तथा मौलिक कार्य करने हैं या सामान्य रूप से काम में लाई जाती ऐसी जो मुद्रा है, वो मुद्रा चाहे उसको वैधानिक और भौतिक विशेषताएं कुछ इसमें उसमें क्या बोलते हैं ग्रहित है। तो वैधानिक और भौतिक विशेषताएं कुछ भी हो उसकी, लेकिन वह मुद्रा सामान्य रूप से काम में लानी जानी चाहिए और उसका मौलिक कार्य आदान प्रदान करने का होना चाहिए। वस्तु सेवाओं के आदान प्रदान का मौलिक कार्य मुद्रा का होना चाहिए, ऐसा हिटलसी कहते हैं। नोगारो कहते हैं मुद्रा को, नोगारो इस रूप में कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम और मूल्य के सामान्य मापक के रूप में कार्य करती है। नहीं, इसमें भी इन्होंने विनिमय माध्यम और सामान्य मापक के रूप में बल दिया है। सामान्य मूल्य के सामान्य मापक के रूप में मुद्रा को बल दिया है या उसका रूप दिया है। सामान्य स्वीकृति की जो वर्णनात्मक और स्वीकृति, जो सामान्य स्वीकृति और वर्णनात्मक दोनों वर्गों की जो परिभाषाएं देखें तो इसमें कई विचारों का फर्क होता है। उसमें एक कहता है कि मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो परिभाषा दी है उसमें वैधानिक महत्व नहीं दिया गया है। वैधानिक महत्व आगे लेखकों ने कहा कि वैधानिक महत्व उसमें हार्टले, विदर्स, नैप इनकी व्याख्याओं में दिखाई देता है। तो मुद्रा वर्तमान युग में कोई भी वस्तु सरकारी स्वीकृति बिना यानी वैधानिक स्वीकृति बिना मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। भले उसमें जनता का कितना भी विश्वास क्यों न हो, लेकिन मुद्रा के वैधानिक स्वरूप का ध्यान रखना जरूरी होता है। मुद्रा को वैधानिक स्वरूप देना जरूरी होता है। तो इसमें वैधानिक परिभाषा जो नैप और ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ है, नैप और हार्टरे, तो इन्होंने कहा है कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, राज्य सरकारों द्वारा या भारत सरकार द्वारा, भारत देश का अगर संदर्भ देखें तो भारत सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा या केंद्रीय बैंक द्वारा, कोई भी वस्तु को राज्य द्वारा, यानी राज्य ने इसमें भारत देश, कंट्री, उसको स्टेट कहते हैं, द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है, मुद्रा बन जाती है। प्रोफेसर हार्टरे कहते हैं मुद्रा को विधिग्राह्य स्वीकार करने के साथ ही उसे लेखे की इकाई भी माना जाता है। भिन्न भिन्न लेखे की इकाई माना जाता है, जिसका अर्थ ऐसे इकाई है जिसमें सभी प्रकार की कीमतों का हिसाब रखा जाता है। वर्तमान युग में मुद्रा के चयन को अगर देखें तो इस दृष्टि से माना जाता है कि मुद्रा उचित प्रतीत होनी चाहिए। मुद्रा की परिभाषा उचित प्रतीत होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मुद्रा का चलन सरकार का दायित्व बन गया है। मुद्रा का चलन सरकार का दायित्व बन गया है और राज्य की स्वीकृति समाप्त होते ही मुद्रा का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि हमने भारत देश में जब करेंसी जो बदली गई है या करेंसी को सरकार ने नई करेंसी के रूप में लाई है, तो ऐसा ही हुआ कि 500 और 1000 की नोट जब उसमें सरकार ने रद्द कर दी, तो नई चलन कौन सी आएगी, किस तरह से रहेगी, कई प्रकार की शंका है, कई आशंका है उसमें
की जाती थी। तो इसमें मुद्रा की परिभाषा विस्तार के आधार पर देखेंगे तो इसका विवेचन हार्टले विदर्स द्वारा मुख्यतः मुद्रा का परिचय मुख्यतः इसमें होता है। हार्टले विदर्स कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो इसी दृष्टि से जैसे चेक द्वारा, मुद्रा चेक द्वारा भी कार्य कर सकती है, मुद्रा ड्राफ्ट द्वारा भी कार्य कर सकती है, मुद्रा हुंडी द्वारा भी कार्य कर सकती है, मुद्रा साख पत्र के द्वारा भी मुद्रा कार्य कर सकती है। तो मुद्रा में चेक, ड्राफ्ट, हुंडी और साख पत्र ऐसी प्रक्रिया उसमें इन्वॉल्व होती है जिसे मुद्रा कहते हैं। अल्प विकसित क्षेत्रों में पहले जमाने में नारियल को भी मुद्रा मानी जाती थी। आज भी हमारे कई रीति रिवाजों में, संस्कार में, समारंभ में नारियल और उसको श्रीफल करके उसको भेंट दी जाती है, उसका स्वागत किया जाता है। एक मुद्रा का स्वरूप है, उसका स्टेटस वो है, वो एक मूल्य में उसमें का स्वरूप उसको माना जाता है। इसी प्रथा है हमारे देश में। मुद्रा को कई रूप में माना जाता है। जैसे कि शिकारी अवस्था में देखेंगे तो कई प्रकार की उसमें जो कई प्रकार की उसमें स्वरूप मुद्रा का दिया गया है। तो मुद्रा नारियल, सीप जैसी अनेक वस्तुओं को भी मुद्रा का पद दिया जा सकता है। यह दृष्टिकोण सीमित रूप से अगर में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन चेक, बिल, हुंडी द्वारा साख पत्र जब भुगतान किया जाता है तो उसमें उचित माध्यम, मुद्रा का उचित माध्यम भी माना जाता है। तो उसका संग्रह नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को भी अगर भविष्य में प्रयोग में लाए तो हम देखते हैं कि इसका संग्रह करना कठिन है। ये भी हम देखेंगे कि मुद्रा को उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि संग्रह करने के लिए काफ़ी कठिनाई आती है। तो भिन्न भिन्न पद्धतियों में मुद्रा बदलती गई है। तो जब पत्र मुद्रा प्रणाली आई है तो इसके पहले धातु मुद्रा थी, कई प्रकार की क्वाइन, सोना चांदी इसकी मुद्रा थी, तांबा, पीतल, लोहा इसकी भी मुद्रा थी। कई प्रकार की जंगल में जो भी अदृश्य स्वरूप में जो भी वस्तु होती थी उसको मुद्रा कहलाती, शिंपले उसको कहते हैं, वो भी कई प्रकार की समुद्र में जो भी मिलते थे वस्तुएं उसको भी मुद्रा कहते थे। तो कई प्रकार की भिन्न भिन्न स्थिति में मुद्रा का स्वरूप बदलते गया है। तो वर्तमान स्थिति में क्रिप्टो करेंसी या इलेक्ट्रॉनिक फंड सिस्टम जो कहते हैं, हम अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकिंग द्वारा जो किया जाता है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये भी एक मुद्रा का स्वरूप माना जाता है। तो मार्शर और एली के जो समर्थक है मुद्रा के रूप में कहते हैं, मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय अथवा स्थान में बिना किसी संदेह के और बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तु और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृति की जाती है। इस प्रक्रिया को मुद्रा कहते हैं। एली इस बात को जो आगे कहते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में हस्तांतरित की जाती है, विनिमय के माध्यम के रूप में हस्तांतरित होती है और ऋणों के अंतिम भुगतान के रूप में सामान्य रूप में या सामान्य रूप से ग्रहण की जाती है। ऐसी प्रक्रिया को मुद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा जो दी जाती है। मुद्रा की उचित परिभाषा अगर देखें तो यह सर्वस्वीकृत की जाती है। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। ऐसी प्रक्रिया मुद्रा कहलाई जाती है। तो मुद्रा की परिभाषा से संबंधित जो दृष्टिकोण था उसमें हमने अवगत कराया, लेकिन उसमें मुद्रा का रूप किस तरह से होना चाहिए। मुद्रा का रूप जो है, मुद्रा अमूर्त रूप में मुद्रा, मूर्त रूप में मुद्रा, कई प्रकार के मूल्य मापक मुद्रा के दिखाई देते हैं। उसमें चलार्थ, सभी चलार्थ मुद्रा है जो सभी मुद्रा चलार्थ नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। कार्ल हॉलफेरिक कहते हैं
कि मुद्रा को सम्मिलित करते हैं जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा से हमारा तात्पर्य उन सब वस्तुओं से और सेवाओं से जो एक दिए गए क्षेत्र तथा दी हुई प्रणाली में व्यक्तियों के बीच आर्थिक सहयोग मूल्य के अंतरण में सुविधा पहुंचाती है। वाकर नाम के अर्थशास्त्री कहते इस रूप में कहते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है और मुद्रा के सीमाकरण करना बड़ा कठिन होता है। कोलबर्न कहते हैं सामान्य स्वीकार्यता, मुद्रा को सामान्य स्वीकार्यता मिलनी चाहिए और उसका व्यावसायिक दृष्टिकोण इस द्वारा कहा जाता है कि मुद्रा की परिभाषा का आवश्यक अंग बताया जाता है, जिसमें मुद्रा को परिभाषित करते समय वैधानिकता को जोड़ना अत्यंत अति आवश्यक होता है। मुद्रा को वैधानिक प्रक्रिया में जोड़ना अति आवश्यक होता है। और आधुनिक अर्थव्यवस्था में अगर देखें तो जब साख मुद्रा का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है तो मुद्रा की परिभाषा अधिक व्यापक दृष्टियों से अधिक उपयुक्त हो जाती है। जिस तरह से मुद्रा की परिभाषा वास्तविक एवं व्यावहारिक के रूप में देखेंगे तो मुद्रा का कार्य हैरी जॉनसन इन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण से मुद्रा को विवेचन किया है। जैसे कि उनका दृष्टिकोण है कि मुद्रा में केवल करेंसी तथा मांग जमा को भी सम्मिलित किया जाता है, तथा शिकागो दृष्टिकोण जो मुद्रा के जो कई प्रकार के मुद्रा का रिसर्च हुआ है तो शिकागो अप्रोच कहता है मुद्रा को। मिल्टन फ्रीडमैन और शिकागो संप्रदाय कहता है कि वाणिज्य बैंकों की सावधि जमाओं तथा बचत खातों में जमा राशियों की सम्मिलित करती है। सावधि जमाओं का उपयोग प्रत्यक्ष विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। और आगे वही थिंकर्स कहते हैं कि मुद्रा की परिभाषा राष्ट्रीय आय की व्याख्या के लिए अधिक उपयुक्त की जाती है। और सावधि जमाओं को मुद्रा मानने का एक अन्य कारण यह भी बताया गया है कि चलन तथा मांग जमाओं का प्रतिस्थापन करने के लिए और चलन अथवा मांग जमाओं में परिवर्तित करने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है। गुर्ले और शॉ का दृष्टिकोण इस प्रकार है। जो गुर्ले और शॉ इन्होंने भी उनका अप्रोच मुद्रा के बारे में बैंकों की मांग तथा सावधि जमाओं के अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के उन जमाओं तथा दावों को भी भुगतान के साधनों के स्थानापन्न हो सकते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के दृष्टिकोण, जैसे मुद्रा का विवेचन करते समय जब हम बात करते हैं कि मुद्रा को ऐतिहासिक पार्श्वभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखते हैं तो उसको हम अभी केंद्रीय बैंक, इसको भिन्न भिन्न स्थिति के रूप में मुद्रा का स्वरूप बदलते गया है। तो अभी केंद्रीय बैंक मुद्रा के बारे में क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक, हर एक कंट्री की जो रिजर्व बैंक है उनका भी विवेचन, उनके भी थिंकर्स है, एक्सपर्ट्स हैं, तो वो भी मुद्रा के बारे में कहते हैं कि मुद्रा के अंतर्गत सभी प्रकार के स्रोतों से प्राप्त साख को सम्मिलित किया जाता है। सभी प्रकार के प्राप्त साख के स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मुद्रा नीति में उपलब्ध सकल साख की मात्रा पर ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक होता है। और सैद्धांतिक आधार पर अगर कोई दृष्टिकोण अगर उसमें अंगीकार किया जाता है तो व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो मुद्रा के अंतर्गत किन किन पदार्थों को सम्मिलित किया जाए और परंपरागत दृष्टिकोण की अधिक उपयुक्त समझा जाता है, क्योंकि इसमें निश्चित समय में मुद्रा की मात्रा की माप का एक निश्चित आधार होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के बैंकिंग के दृष्टिकोण, केंद्रीय बैंक के दृष्टिकोण, उसमें ब्रिटिश, देखिए मुद्रा की प्रक्रिया ब्रिटिश साम्राज्य से सही में ब्रिटिश साम्राज्य से शुरुआत हुई है। और ब्रिटिश सरकारें जिन जिन देशों में स्थापित हुई उनमें मुद्रा का नया रूप और वैधानिक रूप उन कालावधि से दिया गया है।
यह सत्यता है। यहाँ मैं मेरा लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।